नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा अर्थ ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय तरलता एवं मौद्रिक प्रणाली। इसे हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ, समस्या एवं आवश्यकता। उसके पश्चात हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का अर्थ, किस प्रकार से ब्रेटन वुड्स प्रणाली आई थी और वो कैसे भंग हुई। वर्तमान में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली कार्य करती है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इस नवीन मौद्रिक प्रणाली की क्या क्या समस्याएं हैं एवं उसके सुधार के क्या सुझाव हम दे सकते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तरलता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता एक देश के भुगतान शेष घाटे को ठीक करने के लिए उसके केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए अंतर्राष्ट्रीय तौर से स्वीकार्य परिसंपत्तियों के समस्त भंडार हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में बिना समायोजन नीतियां अपनाए एक देश को अपने भुगतान शेष के घाटों की वित्त व्यवस्था करने की क्षमता प्रदान करती है। यह शब्द सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आरक्षणों या रिजर्व के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में एक देश के अधिकृत स्वर्ण भंडार, विदेशी करेंसियों और एसडीआर के धारण, आईएमएफ में इसकी निवल स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के निजी धारण सम्मिलित होते हैं। सभी तरह परिसंपत्तियां उनके प्रयोग पर बिना किसी प्रतिबंध या शर्तों के देश को उपलब्ध होती हैं, परंतु उधारकृत आरक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो उधार देने वाला जो देश है वो उधार लेने वाले देश पर तरल परिसंपत्तियों के प्रयोग पर शर्तें या प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार ये सभी प्रणालियां प्रतिबंधित तरलता से संबंध रखते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी समस्या आती है अंतर्राष्ट्रीय तरलता में। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की मांग उनकी पूर्ति के अनुपात से अधिक बढ़ रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी हो गई थी। इस कारण विश्व के अधिकतर देशों के भुगतान शेष बढ़ते हुए पाए गए थे। विदेशी विनिमय आरक्षणों में कमी आई थी। अल्पविकसित देशों के निर्यातों का प्रसार नहीं हो पा रहा था और अधिकांश विकसित देशों के भुगतान शेषों में अतिरेक पाया गया था। ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता के कारण उपजी थी। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तरलता को मेंटेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था जो है वो गठित हुई थी, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1960 के पहले की हम बात करें तो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कोई समस्या नहीं थी, परंतु उसके पश्चात ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में, और उसके पश्चात जो भी नीतियां अपनाई गई उसके तहत देखा गया कि आईएमएफ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाने के लिए। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्था है जो अपने अभी वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं, उनके साथ विश्व तरलता की पूर्ति का मुख्य स्रोत प्रदान करता है। 1970 के प्रारंभ में इसने एसडीआर के निर्माण और जारी करने की एक स्कीम चलाई। एसडीआर बिना शर्त रिजर्व परिसंपत्तियां हैं जो विश्व आरक्षणों के स्तर को प्रभावित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को सुलझाने के लिए है। कोष के अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामान्य लेखा में एसडीआर 146 बिलियन के आसपास है। कोष एसडीआर का निर्माण भी करता है और अपने सदस्यों को उनके कोटा के अनुपात में यह आवंटित भी करता है। इस उद्देश्य के लिए कोष ने एक विशेष आहरण लेखा भी स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न उपायों के तहत अपने सदस्य देशों को सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे बफर स्टॉक वित्तीय सुविधा अर्थात BSFF, बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के वस्तु बफर स्टॉक के वित्त व्यवस्था करने के लिए बफर स्टॉक वित्तीय सुविधा 1969 में शुरू की गई थी। इसके पश्चात एक दूसरी सुविधा आई थी आईएमएफ के द्वारा विस्तृत वित्त पोषक सुविधा, एक्सटेंडेड फंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। यह भी एक प्रकार की विशिष्ट सुविधा है जो 1974 में बनाई गई थी। इसके अंतर्गत कोष सदस्य देशों को इस उद्देश्य के लिए साख प्रदान करता है
कि वे अपने अपेक्षाकृत लंबी अवधियों के भुगतान शेष घाटे को पूरा कर सकें और इन ऋणों की राशि सामान्य साख सुविधाओं के अंतर्गत उसके निर्धारित कोटों से अधिक होती है। मुख्यतः विकासशील देश इस प्रणाली या इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। अगली सुविधा है पूरक वित्त पोषक सुविधा, सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी, SFF। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्यों को विस्तारित या तैयार प्रबंधों के अंतर्गत पूरक वित्त व्यवस्था प्रदान किया जाना था, ताकि वे अपने उन गंभीर भुगतान शेष घाटों को पूरा कर सके जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं और उनके कोटों की तुलना में बहुत ही अधिक पाई जाती हो। इस प्रकार से इन विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से IMF अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखने में सक्षम था। हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या उपजी थी। ऋण संकट के कारण 1970 के दशक में तेल आघात या उन पर विकसित देशों की प्रतिक्रियाओं के कारण अल्प विकसित देशों को भारी ऋण संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज तथा पूंजी रूप में ऋण को लौटाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। 1980 के दशक के प्रारंभ में यह समस्या बहुत ही गंभीर हो गई थी, जिसके कारण ऋण सेवा भुगतान 1973 में $18 मिलियन से बढ़कर $140 मिलियन हो गया था। परिणाम स्वरूप बहुत से अल्पविकसित देशों को ऋणों को चुकाने में कठिनाई अनुभव हुई तथा यह भय हुआ कि उनके भुगतान में चूक करने से अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि तेल की कीमतों में आघात। 1970 तथा 1980 के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट का प्रमुख कारण तेल की कीमतों में वृद्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पहला तेल आघात तेल कीमतों में 4 गुना से अधिक वृद्धि थी तथा दूसरे ने इनको दुगना कर दिया और इससे गैस तेल उत्पादक अल्पविकसित देशों के आयात बिलों में बहुत ही वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात अगली जो संकट की स्थिति का कारण था वह था खराब समष्टि आर्थिक प्रबंधन अर्थात बैड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। भुगतान शेष घाटे की समस्या का सामना करने के लिए अल्पविकसित देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का समष्टि आर्थिक प्रबंधन प्रारंभ किया। उन्होंने अपने आर्थिक विकास के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने खर्चों को बढ़ाना जारी रखा। इसके लिए उन्होंने विस्तारक राजकोषीय और मौद्रिक उपाय भी अपनाए। विदेशों से बहुत अधिक उधार लेना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप इनके देशों में स्फीति आई और बाह्य ऋण बहुत ही अधिक हो गए। फलस्वरूप इन्हें तरलता की समस्या आन पड़ी। विकसित देशों की नीतियां एवं उनके बैंक, पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर बैंक्स। विकसित देशों और उनके बैंकों द्वारा अपनाई गई नीतियां ऋण संकट उत्पन्न करने में सहायक थीं। तेल कीमतों में वृद्धि ने तेल निर्यातक देशों के राजस्व बढ़ाए थे, लेकिन वे उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खपा सकने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से तरलता की समस्या उत्पन्न हुई थी। बढ़ती हुई ब्याज दरें। ब्याज दरों में वृद्धि ने भी संकट को और अधिक बढ़ाया। प्रथम तेल कीमत वृद्धि के दौरान विकसित देशों में स्फीति के कारण वास्तविक ब्याज दरें कम तथा ऋणात्मक भी थीं। इसने अल्प विकसित देशों के वास्तविक ऋण बोझ को कम किए, लेकिन दूसरे तेल आघात ने 1979 से 82 के बीच मुद्रा और वास्तविक ब्याज दरों दोनों में वृद्धि लाई। व्यापारिक नीतियां, जो ट्रेड पॉलिसीज अल्पविकसित या विकसित देशों दोनों से संबंधित थी, उनसे भी अल्पविकसित देशों के बाह्य ऋण में वृद्धि हुई। 1970 के दशक तक अल्पविकसित देशों ने अंतर्मुख आयात स्थापन अर्थात इंटरवर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन औद्योगिकरण का अनुसरण किया। यह नीति प्रारंभिक लाभ तो लाई, लेकिन अंत में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में अयोग्यताएं लाई गईं। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेज। 1979 के बाद बहुत से अल्पविकसित देशों ने अत्यधिक बाह्य ऋण संचित कर लिए थे, जिन्हें ब्याज तथा मूल के रूप में लौटाने में उन्हें बहुत ही कठिनाई का अनुभव हुआ, जिसके कारण उनकी ऋण की समस्याएं बढ़ने लग गई थीं। हम देखते हैं किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ऋण के संकट को सुलझाया जा सकता था। विश्व कोष की दोहरी मार्ग कूटनीति। विश्व कोष अर्थात मेक्सिको द्वारा 1982 में अपने ऋण भार के भुगतान को अस्वीकार करने में अल्पविकसित देशों द्वारा ऋण लौटाने की चूक से अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रणाली की स्थिरता में संकट हुई।
इसलिए उसने इस दोहरी मार्ग कूटनीति का सुझाव दिया ताकि अल्पविकसित देश अपने ऋणों को पूर्णतया लौटा सके। इसके अंतर्गत उन्होंने पहला उपाय ये अपनाया कि व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋणों का पुनः निर्धारण करना। इसके अंतर्गत जब मैक्सिको तथा दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों ने अपने ऋणों को लौटाने में असमर्थता व्यक्त की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकों ने लेन देन संकट के निवारण के लिए सही तरीके निकाले। ऋण देने वाले बैंकों ने एक बैंक सलाहकार समिति बनाई जिसे लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्जदार देश के साथ एक समझौता करती है जिसके अनुसार ऋण के आकार तथा चुकता करने पर निर्भर करते हुए कुछ महीनों अथवा वर्षों के बीच ऋण के पुनर्भुगतान को दोबारा नियत किया जाता है, परंतु ऋण का पुनः निर्धारण करना विश्व कोष के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन के प्रोग्राम पर भी निर्भर करता था, जिसे माना गया कि यह कुछ प्रभावी कदम हो सकता है। इसके पश्चात अगली योजना के रूप में बेकर योजना को समझा जा सकता था कि इसके माध्यम से ऋण संकट को सुलझाया जा सकता है। इसके अंतर्गत उस समय के अमेरिकी कोषागार सचिव जेम्स बेकर ने 1985 में निधियों के लिए दोहरी मार्ग कूटनीति प्रस्तावित की। इसे ही बेकर प्लान के नाम से जाना जाता है। फिर आया ब्रेडी योजना। 1979 में अमेरिका के नए कोषागार सचिव निकोलस ब्रेडी ने अल्पविकसित देशों के ऋणों में कमी लाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए, जिसे ही कहा जाता है ब्रेडी योजना। अगले क्रम में संकट के सुझाव हेतु ऋण विनिमय की व्यवस्था की बात की गई। अल्पविकसित देशों की ऋण समस्या का एक और समाधान ऋण का लेन देन करना है, जिसे ऋण विनिमय कहते हैं। बहुत से बैंक ऋणी देशों के साथ उनके ऋण लौटाने के बोझ को कम करने वाले समझौतों में कई प्रकार के विकल्पों जैसे ऋण के लिए ऋण विनिमय, ऋण के लिए इक्विटी विनिमय, ऋण के लिए नकदी विनिमय, ऋण के लिए प्रकृति विनिमय, ऋण के लिए विकास विनिमय, ऋण के लिए निर्यात विनिमय, ऋण के लिए स्थानीय ऋण विनिमय इत्यादि बहुत सारे समझौते लाए जा सकते थे, जिसके माध्यम से इस ऋण संकट से उबरा जा सकता था। अगले सुझाव के रूप में सरकारी ऋणों का पुनर्निर्धारण करने की बात की गई। अल्पविकसित देशों को ऋण देने वाले विकसित देशों को पेरिस क्लब कहा जाता था। इसके अंतर्गत बहुत सारी शर्तों का निर्माण हुआ। सबसे पहले है टोरंटो शर्तें। 1988 में टोरंटो में हुए आर्थिक शीर्ष सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि सबसे निर्धन ऋणी देशों को, जिनकी की जीएनपी प्रति व्यक्ति आय $600 से कम हो, उन्हें ही ऋण में राहत दी जाए। अगले शर्त के रूप में आया ह्यूस्टन शर्तें। पेरिस क्लब ने 1990 में निम्नतम मध्यम उधार देने वाले देशों के लिए ह्यूस्टन शर्तों को प्रारंभ किया। उनके ऋण लौटाने की अवधि को बाजार ब्याज दरों पर 20 वर्षों में 10 वर्षों की माफी अवधि के साथ फैलाया गया। फिर आया बढ़ी हुई टोरंटो शर्तें। 1991 में पेरिस क्लब ने अत्यधिक ऋणी अल्प आय वाले देशों के लिए टोरंटो शर्तों का संशोधन किया। इसने एक देश के 50% ऋण को रद्द करने तथा बकाया ऋण को 23 वर्ष से अधिक समय में 6 वर्षों की माफी अवधि के साथ, जहां ऋण पूर्ति की दर 25% से अधिक थी, उसको रियायती ब्याज दरों पर पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आशय विश्व विदेशी मुद्रा बाजार में चालू उस प्रणाली से है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी गतियों को वित्त प्रदान किया जाता है और इसके माध्यम से विनिमय दर को भी निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को समझने के लिए इसके बहुत अगले महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हमारे सामने उपस्थित है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। 1944 में विश्व के प्रमुख देश स्वर्ण मानक की दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त में 1930 के दशक की अव्यवस्था को दूर करने तथा स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एकत्रित हुए थे। नई प्रणाली वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी, जिसने समायोज्य किलन प्रणाली अर्थात एडजस्टेबल पेग सिस्टम बनाई थी। हमारे एक अन्यत्र वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हम इसके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है वो भंग हो गई थी, उसके भंग होने के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले कारण में हम आते हैं तो हम देख पाते हैं अभ्यंतरित अस्थिरता, बिल्ट इन इनस्टेबिलिटी।
ब्रेटन वुड्स प्रणाली में अभ्यंतरित अस्थिरता थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह भंग हो गई। यह $35 के सममूल्य का जमा या घटा 1% के अंदर एक समायोज्य किलन प्रणाली थी। आधारभूत असंतुलन की दिशा में एक देश IMF की स्वीकृति से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता था, परंतु सदस्य देश अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अन्य देशों से महंगे आयात के भुगतान के लिए अधिक वस्तुएं निर्यात करनी पड़ती थी। इससे जो देश थे वो भुगतान शेष घाटे को ठीक करने के लिए व्यय घटाने वाली मौद्रिक राजकोषीय नीतियों के बदले अवस्फीति पर अधिक विश्वास करने लग गए थे। दूसरी बात थी ट्रिफिन की द्विधा। प्रोफेसर रॉबर्ट टिफिन ने 1960 में चेतावनी दी थी कि विश्व तरलता की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ते जा रही है, क्योंकि स्वर्ण की वृद्धिशील पूर्ति में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। ट्रिफिन के अनुसार चूंकि डॉलर स्वर्ण में परिवर्तनशील होता था, इसलिए अमेरिकी डॉलर की पूर्ति देश की तरलता आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त होगी। यह अमेरिका को अपने डॉलर को स्वर्ण में परिवर्तित करने की उस वचनबद्धता को त्यागने के लिए बाध्य करेगी। यह ट्रिफिन दुविधा वास्तव में अगस्त 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की समाप्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बना। अगले क्रम में हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तरलता की कमी, लैक ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। विश्व मौद्रिक बाजारों में डॉलर की मांग बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय तरलता की कमी निरंतर बढ़ती गई। विश्व व्यापार के विस्तार के साथ सदस्य देशों के भुगतान शेष घाटे और अधिक बढ़ते गए। इसने स्वर्ण और डॉलर की पूर्ति को आवश्यक बना दिया, परंतु अफ्रीका में स्वर्ण का उत्पादन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। इससे डॉलर की मांग और धारण अधिक हो गए। सदस्य देश ब्याज कमाने के कारण डॉलर धारणों को और अधिक चाहने लगे, क्योंकि देशों की तरलता आवश्यकताओं की तुलना में डॉलर की पूर्ति अपर्याप्त थी। इसलिए अमेरिका ने कमियों को पूरा करने के लिए अधिक डॉलरों का मुद्रण किया, जिसे अन्य देशों ने रिजर्व के रूप में स्वीकार किया था। अगले क्रम में है अमेरिकी नीतियों में गलतियां, मिस्टेक्स इन यूएस पॉलिसीज। अमेरिका का भुगतान शेष घाटा 1960 के दशक में धीरे धीरे बहुत ही खराब होने लग गया था। इसे उबरने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से अंततः विश्व संकट उत्पन्न हो गया था। वियतनाम युद्ध में बहुत ज्यादा अमेरिकी सरकारी व्यय, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को वित्त प्रदान करना और 1960 के महान समाज कल्याणकारी कार्यक्रम की स्थापना ने अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर का बाह्य प्रवाह हो गया, जिसकी वजह से वहां पर भुगतान शेष घाटे को समाप्त करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय ऐसे उपाय अपनाए गए, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स की जो सिस्टम प्रणाली थी वो भंग होने के कगार पर आ गया था। अगले कारण के रूप में हम देख पाते हैं अस्थिरकारी सट्टा। इसके अंतर्गत चूंकि भुगतान शेष में आधारभूत असंतुलन वाले देश अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन के लिए तैयार नहीं थे और IMF की स्वीकृति पाने के लिए कुछ समय भी लगा, इसलिए सट्टेबाजों ने डॉलरों में सट्टा करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। वास्तव में जब अवमूल्यन किया गया तो अवमूल्यन का आकार मूल रूप से अनुमानित आकार की अपेक्षा काफी अधिक था। इसकी वजह से ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है वो भंग होने के कगार पर आ गई थी। विश्वास का संकट और समाप्ति। ब्रेटन वुड्स प्रणाली की समाप्ति का तुरंत कारण या त्वरित कारण अमेरिकी डॉलर में विश्वास के संकट का उत्पन्न होना था। 1967 में पाउंड का अवमूल्यन किया गया था। खुले बाजार में पृथक कीमत होने से विश्व स्वर्ण बाजार में कोई नियंत्रण नहीं था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली की समाप्ति का त्वरित कारण अगर हम माने तो मार्च 1971 में उठा। यह अफवाह थी कि अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन करने वाला है। अमेरिका डॉलर का मूल्यांकन करने वाला है। इसके फलस्वरूप अमेरिका से पूंजी का व्यापक बाह्य प्रवाह होने लग गया और कुछ छोटे यूरोपियन केंद्रीय बैंकों ने अपने डॉलर रिजर्वों को स्वर्ण में परिवर्तित करना चाहा, तो अमेरिका ने डॉलर का स्वर्ण में परिवर्तन स्थगित कर दिया। इससे विनिमय दर स्थिरता कायम रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और बहुत ही अधिक आयात अधिभार लगा दिया गया था। इस प्रकार हम समेकित रूप से देखें तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के भंग होने के प्रमुख कारण में तरलता, समायोजन और विश्वास का अभाव पाया गया। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले इसमें चर्चा की जाती है स्मिथसोनियन समझौता, जो कि 1971 में लाया गया। इस समझौते के अंतर्गत 48 देशों ने स्थिर विनिमय प्रणाली की बात कही गई। इनमें
सभी देशों ने मुख्य रूप से अमेरिका, जापान और बहुत सारे यूरोपीय देश भी शामिल थे। इसके अंतर्गत 10 औद्योगिक देशों की बैठक वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन संस्थान में हुई। इन देशों का समूह इस बात पर सहमत हुआ कि एक नई स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाए, जिसका कि बैंड या एरिया अधिक व्यापक हो। उसके पश्चात आता है यूरोपीय मुद्रा प्रणाली 1979। इसने यूरोपीय करेंसी इकाई बनाई, जो प्रमुख यूरोपीय मुद्राओं की बनी लेखा की इकाई या टोकरी कही जाती है। ईएमएस के अनुसार सदस्य देशों की आंतरिक विनिमय दर के परिवर्तन पर यह प्रतिबंध रहता है कि वे केंद्रीय दरों से उनके 2.25% से अधिक न घटे बढ़े। इससे केवल इटली की लीरा को ही 6% तक घटने पड़ने की छूट दी गई थी। अगले क्रम में 1976 में जमैका समझौता आया। इसके अंतर्गत इसके परिणाम स्वरूप आईएमएफ के तत्वावधान में फ्लोटिंग विनिमय दर की प्रणाली को मान्यता दी गई। आईएमएफ के अधिकांश सदस्य देशों को अनेक कारणों से विवश होकर अपनी करेंसियों को फ्लोटिंग करना पड़ा। अल्पकालीन पूंजी गतियां बहुत बढ़ गई और समायोज्य किलनों की प्रणाली के दौरान केंद्रीय बैंक करेंसियों के सट्टे को रोकने में असमर्थ थी। अगले क्रम में आईएमएफ चार्टर के सेकेंड अमेंडमेंट द्वितीय संशोधन आया, जो कि 1978 में आया। इसके अनुसार सदस्य देशों के लिए यह जरूरी नहीं था कि वे स्वर्ण या डॉलर मूल्य के बराबर मूल्य बनाए रखें और स्थापित करें। आईएमएफ का सदस्य देशों की विनिमय दर समायोजन नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, परंतु वो उन पर देखरेख अवश्य रूप से करता था। अगले क्रम में आया 1985 में प्लाजा समझौता। अमेरिका विश्व मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख देश था। जब डॉलर का मूल्य अत्यधिक ऊंचाइयों और गिरावटों पर पहुंचता है, तो उसने समय समय पर हस्तक्षेपों के साथ अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर को फ्लोटिंग की अनुमति दे दी थी। जब डॉलर का मूल्य अत्यधिक ऊंचा बढ़ गया था, तो G5 देश, G5 जिसके अंतर्गत शामिल है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और फ्रांस, उन्होंने 1985 में प्लाजा समझौता के द्वारा डॉलर का मूल्य नीचे लाने के लिए हस्तक्षेप करने पर वो राजी हो गए थे। उसके पश्चात आया लुवरे समझौता। प्लाजा समझौता के पश्चात डॉलर का मूल्य पर्याप्त रूप से घटा, येन की तुलना में 50% से अधिक। फिर 1987 के पूर्वार्ध तक डॉलर का अधोमूल्यन हो गया और लुवरे समझौते से G7 देश, जो कि G5 जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और फ्रांस था, उसमें और 2 देश जुड़ गए, कनाडा और इटली। ये G7 देश अपनी विनिमय दरों को उस समय के अपने चालू स्तरों के आसपास रखने में सहयोग देने के लिए सहमत हुए और इस समझौते के अंतर्गत विनिमय दरों को शेष बचे वर्ष के लिए स्थिर रखने में सफलता प्राप्त कर ली गई। सुझावों की बात करें हम, वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली चलती है, उसमें हम क्या-क्या अगर समस्याओं को देखते हुए सुझाव दिए जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीतियों में समन्वय और सहयोग स्थापित करना, अर्थात कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन पॉलिसीज। कुछ अर्थशास्त्री, विशेषकर मैकेनिन ने विनिमय दर स्थिरता के साथ प्रमुख विकसित देशों के बीच नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय का सुझाव दिया। लक्ष्य क्षेत्रों को स्थापित करना, स्टेबलाइजिंग टारगेट जोन्स। विलियमसन ने लक्ष्य क्षेत्रों की स्थापना को आवश्यक बताया, जिसके अंतर्गत प्रमुख करेंसियों की विनिमय दरों को उतार चढ़ाव की अनुमति दी जा सकती है। विश्व तरलता में सुधार करना, इंप्रूविंग ग्लोबल लिक्विडिटी। वर्तमान विश्व मौद्रिक प्रणाली के सुधार पैकेज को विश्व तरलता में सुधार के माध्यम से समझा जा सकता है। भुगतान शेष घाटा और अतिरेक दोनों प्रकार के देशों को आंतरिक नीतिगत उपायों के माध्यम से विनिमय दर परिवर्तनों द्वारा निरंतर असंतुलन के घटाने के उपाय करने चाहिए। हवा के विरुद्ध झुकाव, लीनिंग अगेंस्ट द विंड। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव घटाने के कारण आईएमएफ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स 1974 ने हवा के विरुद्ध झुकाव के लिए विचार का सुझाव दिया। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय बैंकों को विनिमय दरों में अल्पकालीन उतार चढ़ाव घटाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, परंतु दीर्घकालीन उतार चढ़ावों को बाजार शक्तियों द्वारा समायोजित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। रिचर्ड कूपर नामक के अर्थशास्त्री ने यह सुझाव दिया कि एक विश्व करेंसी वाला एक विश्व केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जिसे विश्व के अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। जेफरी सैट्स ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवालिया कोड के निर्माण का प्रस्ताव देता है
का प्रस्तावित होना चाहिए, जो इन देशों के विवादित मामलों को सुलझा सके। तत्पश्चात जॉर्ज सोरोज ये सुझाव देते हैं कि आईएमएफ को प्रत्येक देश के बाह्य वित्त के लिए उच्चतम सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, जिसके पश्चात निजी पूंजी की प्राप्ति का बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय ऋण बीमा निगम द्वारा अनिवार्य बीमा होना चाहिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट हेतु न्यूनतम बुरे प्रत्युत्तर अर्थात लीस्ट बैड रेस्पॉन्स के रूप में पूंजी नियंत्रणों को दोबारा चालू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अंतिम सुझाव के रूप में हम देखें तो वस्तुनिष्ठ संकेतक अर्थात ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स के रूप में विनिमय दर उतार चढ़ावों को दूर करने के लिए आईएमएफ अंतरिम समिति ने स्फीति, बेरोजगारी, मुद्रापूर्ति की वृद्धि, जीएनपी की वृद्धि, राजकोषीय शेष, व्यापार शेष और अंतर्राष्ट्रीय रिजर्वों जैसे वस्तुनिष्ठ संकेतकों को अपनाने का सुझाव दिया है। इन संकेतकों में परिवर्तन के लिए विनिमय दरों में स्थिरता लाने हेतु प्रतिबंधित मौद्रिक राजकोषीय उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्तमान मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए विभिन्न सुझाव घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु देशों के बीच विभिन्न प्रस्तावों के ऊपर सहमति का अभाव है। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच भी विचारों का अंतर दिए होने पर इसकी कोई आशा नहीं है कि वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए कोई ठोस प्रस्ताव इन देशों को स्वीकार्य होगा। इसलिए प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर ही वर्तमान प्रणाली के ही कायम रहने की संभावना है। इस प्रकार कोविड-19 से ग्लोबली सब इफेक्टेड हैं। इसकी वजह से आपसे अनुरोध है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ हर आधे घंटे में धोते रहें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद।